बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सो वेलकम टू माय चैनल पी फॉर फिजिक्स। चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 एनसीईआरटी का। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे करंट कैरिंग वायर या कैसे करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, या किस किस मेथड से हम करंट को मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट कर सकते हैं, या क्या क्या ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिस जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या किस किस साइंटिस्टों ने वो थ्योरी दी थी। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहली थ्योरी होगी हमारी, वो क्या होगी? बायट सावर्ट लॉ। तो बायट सावर्ट लॉ क्या था? बायट सावर्ट एक नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या बात बताई कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, क्या है करंट कैरिंग वायर, तो वो खुद से क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीजें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होंगी साइंस के अंदर कि करंट कैरिंग वायर कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। जब हम एक नीडल को रखते हैं करंट कैरिंग वायर के पास, तो वो डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो कहने का मतलब, जब हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर होगा तो वो क्या बनाएगा? कुछ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें अब ये सब की वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं निकालनी पड़ेंगी। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वो दे दूँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक ऐसा एरिया होता है अराउंड अ मैग्नेट कि जिसके पास अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लगाओगे तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या वो रिपेल होगा। तो ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो या रिपेल हो, उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगे, वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला या फिर गॉस। टेस्ला उसकी एसआई यूनिट है और गॉस उसकी सीजीएस यूनिट है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेगा वो हम निकालना सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस शेप पे भी डिपेंड करती है, करंट पे भी डिपेंड करती है, तो नहीं करती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपना बायट सावर्ट लॉ। बहुत ईजी टॉपिक है। बायट सावर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि हम एक करंट कैरिंग वायर से एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? उसने सबसे पहले क्या काम करें, करंट कैरिंग वायर लिया। ठीक है, उसने उसमें करंट कितना मान लिया? आई। एक उसमें कितना करंट चल रहा है? आई। तो उसने कहा कि भाई मैं इसके एक पी पॉइंट पे एक पी पॉइंट मानूं जो कि इसके राइट हैंड साइड पे है, और मैं इस वाले पी पॉइंट पे इसके मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकता हूँ। तो लोगों ने पूछा कैसे? उसने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया पहले यहाँ पे डीवी। डीवी का मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले के हिसाब से जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तीन चार फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो फैक्टर्स क्या थे, आइए जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर था कि जो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जितना भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि इस वायर में करंट कितना चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। अभी dl क्या है? dl एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट हमेशा हम किस चीज पर लिखते हैं? एलिमेंट हमेशा हम लिखते हैं जब हमारे पास कोई भी एक लेंथ होती है। तो एक वायर है, इसकी लेंथ है, तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है, ये रहा छोटा सा dl। ठीक है, इस वायर की लेंथ कुछ भी हो, और हम इस dl के एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि इस इतने से हिस्से के अंदर, लेंथ के हिस्से के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसके हिसाब से जितनी मैं ये वाली लेंथ लेता हूँ उतने यहाँ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। ठीक है, फिर उसने एक बात बोली कि अगर मैं इस dl को इस p से ज्वाइन कर दूं तो मैं एक डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये वाली है ना, कि मुझे इस वाले वायर से कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसने तीसरी बात क्या बोली कि जैसे ही मैं इस डिस्टेंस को और आगे लेकर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितनी इस डिस्टेंस को इसके पास लेकर आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। तो dB की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब आर के क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू घटेगी, अगर आर को घटाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बढ़ेगी। तो उसने इन सब चीजों को एक साथ लिख दिया, और अपना फॉर्मूला बनाया क्या? आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ हमने उसमें मॉडिफिकेशन करा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया, और आई और ये क्या आ गया? डीएल, और ये क्या आ गया हमारा? साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये क्या था? बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला। अभी साइन थीटा क्या है? साइन इज थीटा इज एंगल बिटवीन किसके? इस वाले एलिमेंट और इस वाले डिस्टेंस के। जो रेडियस उसने मानी थी कि भाई इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस। और एलिमेंट क्या होगी? किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो छोटी सी लेंथ होगी वो क्या होगी? उसकी एलिमेंट। तो डीएल और आर आपस में क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जनरली ऐसा होगा, अगर नहीं होगा तो हम थीटा 1 थीटा 2 वन काम करेंगे। तो डीएल एंड आर समझ में आया आपको कि डीएल और आर क्या है? उसके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। अब ये तो था चलो आसान। अच्छा, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? टेस्ला। अब एक बात पर ध्यान दो, क्या? डीबी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू है जो किसी न किसी फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। वो फैक्टर क्या होगा? देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का कांस्टेंट मैं आपको बता दूं। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस।
इसका मतलब अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी वो किस वाले मीडियम में है। अगर हम कोई भी मीडियम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में रखा गया है। अगर मीडियम पर रखा गया है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा टर्म तो लेना पड़ेगा जो मीडियम को शो करेगा, या मीडियम का सिंबल हो तो वो क्या होगा, परमिबिलिटी। ठीक है, तो म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो डीबी की वैल्यू, सॉरी डीबी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला। यूनिट अपॉन 4 पाई जो कॉन्स्टेंट। अब आप देखो ध्यान दो, साइन थीटा एक अलग वैल्यू है, आई स्क्वायर अलग वैल्यू, आई अलग वैल्यू, डी अलग वैल्यू। क्या मैंने आई के साथ डी आई लिखा? नहीं। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि इस पूरे वायर में करंट सेम चल रहा है। ठीक है, क्या मैंने आर के साथ डी आर लिखा? नहीं, क्योंकि आर एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, मैंने एल डी किसके साथ लिखा है, एल के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, लेंथ को चेंज कर रहा हूँ, जिसमें चेंज होने की वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। कहने का मतलब मैंने एलिमेंट लिया है और एलिमेंट के अंदर फिक्स नहीं कर रहा, वो कुछ भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उसी को देखते हुए मैं क्या डिसाइड करूंगा कि जितने हिसाब से मेरी लेंथ चलेगी उतने हिसाब से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर आप कह सकते हो इज टोटली डिपेंडेंट ऑन dl, कि dl को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो dB भी घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने और किसी के साथ di नहीं लिखा है। तो ये क्या होगा, मेरा साइन थीटा, और साइन थीटा इज एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन dl एंड r। ठीक है, अब अगर कोई आपसे इसमें पूछ ले कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट लॉ, क्योंकि पूछा जा सकता है किसी बोर्ड एग्जाम में कि उसकी बायट सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखो, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा लिखिए यहाँ पे ऐसे करके, अपॉन आर स्क्वायर लिखिए, और यहाँ पे आर कैप लगा दीजिए। आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस। फिर जब मैं इस वाले को खोलता हूँ तो जो डीबी की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई बाहर आ गया, डीएल क्रॉस साइन थीटा की जगह क्या आ गया, क्रॉस, और ये आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो आर का यूनिट का वेक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। सो इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट लॉ। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, बायट सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बायट सेवर्ट लॉ। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वाले चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।